गुड मॉर्निंग। जितने भी छात्र तथा दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनको प्यार भरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी को, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का परिचय के बारे में पढ़े थे और आप लोग को बताए थे कि बायोलॉजी को जो है 60 से अपर ब्रांच में बांटा गया। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग दो ब्रांच को पढ़ेंगे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जूलॉजी को। आज जूलॉजी को देखते हैं। जूलॉजी के बारे में आप लोग को बताए थे कि एक पार्ट इसका जू और एक पार्ट लॉजी। आप लोग को कल ही बता दिए थे, जू मतलब हो गया जंतु और लॉजी मतलब हो गया टू स्टडी, मतलब अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन जिस विज्ञान में हम लोग करेंगे, मतलब जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग जंतु का अध्ययन करेंगे वही जूलॉजी होता है, वही जीव जंतु विज्ञान होता है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में हम लोग को जंतु का अध्ययन करना है। तो इस जूलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या है? ठीक है, तो पढ़ना क्या है? जंतु के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, कि सिलेबस क्या होगा, कि चैप्टर पहला क्या पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है पहले सेल। ठीक है, जिसका हिंदी होता है कोशिका। ठीक है, ये सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेल के बारे में कहा जाता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की मूलभूत इकाई है, या तो बोलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है, कोशिका जो है, हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक से समझिए कि यह सेल जो है कहीं ना कहीं संरचनात्मक इकाई है। कहीं ना कहीं ये जाके किसी चीज का फॉर्मेशन करेगा, संरचना करेगा। लेकिन हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जंतु का ही फॉर्मेशन होगा, जंतु का ही संरचना का निर्माण के बारे में बात करेगा। तो उसी संरचना का जो है एक इकाई है एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सेल जो है आगे क्रिया करने का काम करेगा, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो ये सेल क्या होता है कि देखिए, जिस तरह हम घर बनाते हैं तो हमको जो है ईंट का जरूरी पड़ता है। ठीक है, और जब बहुत सारे ईंटों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? दीवार बनता है। जब देखिएगा एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चारों साइड का दीवार बनता है, तो इसी तरह एक मकान का फॉर्मेशन होता है, मकान का संरचना तैयार होता है। जब ये मकान बन जाता है तो यह हमारा घर बन जाता है, घर हो जाता है। तो इसी प्रकार यह घर बनाने के लिए हमको इसका सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई ईंट हुआ, ईंट से दीवार बना, दीवार से मकान बना, मकान से क्या हो गया? घर। ठीक है, हम लोग जिसमें रहते हैं वो घर हो गया। इस तरह से कहा जाए तो ये ईंट जो है घर का एक छोटी सी इकाई है, यूनिट है। ठीक है, इसी तरह हमारे बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है तो एक छोटी सी इकाई होता है जिसका नाम होता है सेल। ये सेल हो गया। ठीक है, तो ये ईंट की भांति ही हमारा यहाँ सेल हुआ। तो जब घर बना तो इसका छोटी इकाई ईंट हुआ, तो हमारा बॉडी जो बनेगा तो वहां हम लोग का बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होगा? सेल होगा। ठीक है, तो ये सेल से, जिस तरह यहां ईंट से दीवार बना, तो सेल से क्या बनेगा? सेल से टिश्यू बनेगा। टिश्यू का हिंदी अर्थ होता है उत्तक। ठीक है, जब कई लाखों सेल आपस में मिलेगा, जिस तरह यहाँ कई हजारों में ईंट मिल करके दीवार बना, उसी तरह कई लाखों सेल जब मिलेगा
तो टिश्यू का निर्माण होगा, ठीक है, टिश्यू ऊतक। और जब कई सारे टिश्यू का विभाजन होगा, विभाजन होने के पश्चात क्या होगा, जो जिस टाइप का सेल रहेगा, सॉरी, जो जिस टाइप का ऊतक रहेगा, तो समान ऊतक जाकर के आपस में मिल जाएगा और एक ऑर्गेन का निर्माण करेगा। ठीक है, जिस तरह दीवार से मकान बना, आपको पता है कि जब चारों साइड का दीवार बना तो वो अपने टाइप का हो गया, तो एक क्या हो गया, एक रूम बना। उसी तरह जब दूसरा चारों दीवार बनेगा तो उस टाइप का रहेगा दीवार, उस साइज का रहेगा तो दूसरा रूम बनेगा। इसी प्रकार से घर बन रहा है, मकान बन रहा है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ टिश्यू का विभाजन होता है। टिश्यू का जब विभाजन होगा तो समान ऊतक जो होंगे वो आपस में जाकर के मिलेंगे। आपस में मिलने से क्या होगा, ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेन का संरचना होगा, ऑर्गेन का जो है निर्माण होगा। तो ऑर्गेन मतलब अंग हो गया। और जब कई सारे अंग मिलेंगे तो हमारा ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ऑर्गेन सिस्टम के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं अंग तंत्र। ठीक है, जिस तरह हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, तो उसके अंतर्गत जितने भी अंग आए वो एक प्रकार का सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो माउथ के जरिए करते हैं, माउथ से वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। ठीक है, तो फूड पाइप में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो फिर क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से वो एक्सक्रिएट हो जाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो उसमें जो जितने अंग आए, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एक प्रकार का सिस्टम तैयार हुआ, ऑर्गेन मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम तैयार हुआ जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, नाक हुआ, ठीक है, नाक हुआ, हम लोग का मुंह हुआ। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। तो उसमें क्या आया, मुंह आया, नाक आया, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसी को ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ तो उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है हमारे अंग भाग लिए, तो वो ऑर्गेन सिस्टम हो गया। जब यही ऑर्गेन सिस्टम मिलेगा तो हमारा बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी का निर्माण होगा। ये बॉडी का देख रहे हैं कई सारे हाथ, आंख, नाक, कान, सब कुछ मिला तो क्या हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब आकर के मिला तो क्या हो गया, एक बॉडी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का देखे कि यहाँ जो है बॉडी का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम लोग जूलॉजी में पढ़ना क्या है कि वही हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, यही ऑर्गेन सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जितने भी प्रकार के सिस्टम होते हैं ये जूलॉजी में हम लोग को पढ़ना है। तो मूलतः हम लोग बात करें तो जंतु के बॉडी के बारे में सारा अध्ययन जो है हम लोग जूलॉजी में करेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी में सबसे हमारा पहला चैप्टर होगा, सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है। तो यही सेल है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आप लोग को ये बताएं कि ये मानिए सेल है, कई सारे सेल बना तो एक टिश्यू का निर्माण हुआ मानिए। इस तरह देखिए यहाँ एक पार्ट बन गया, तो एक एक पॉइंट जो देख रहे हैं तो वो वही तो सेल हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट से हम लोग क्यों ना पढ़ें, एक बिंदु से क्यों ना पढ़ें। तो हम लोग जो बॉडी को पढ़ेंगे, ऑर्गेन सिस्टम को पढ़ेंगे, तो एक बिंदु से पढ़ेंगे। तो जो वह हमारा बिंदु क्या है, सेल है। तो हम लोग सेल के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या जरूरी होता है उनको भी देखते जाएंगे कि सबसे छोटा सेल क्या होगा, सबसे बड़ा सेल क्या होगा, सेल का निर्माण किसने किया।
बायोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में सेल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। देखिए, अब यदि कोशिका की बात करें तो इसका कोशिका का इंग्लिश नेम होता है सेल। ठीक है, ये इसका इंग्लिश नेम हुआ सेल। ठीक है, इसका टेक्निकल नेम होता है साइटो। ठीक है, साइको नहीं, साइको तो वो ब्रेन, तो वो साइको नहीं, तो इसका टेक्निकल नेम होता है साइटो। ठीक है, और इसका जो अध्ययन करते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाता है। जिस तरह बायोलॉजी में जीव विज्ञान तो आपको बताए थे बायो और लॉजी, तो लॉजी जो है अध्ययन करना होता है, तो साइटो का जिसमें अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका सेल का यदि आप बायोलॉजिकल नेम बोले तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। ठीक है, तो ये सेल जो है ये इंग्लिश नेम हुआ, लेकिन बायोलॉजिकल नेम साइटो हुआ और उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब कोशिका की खोज और जनक के बारे में बात करें कि कोशिका का खोज किसने किया था या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो यह जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है रॉबर्ट हुक, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। इसने क्या किया कि मरा हुआ सेल को इन्होंने पहली बार देखा था माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप जब लिए और उसको जूम करके देखे तो ये इन्होंने पहली बार देखने का काम किए थे मरा हुआ कोशिका को, मरा हुआ कोशिका को ही देखने का काम किया, लेकिन किए तो इसलिए जो इसको खोज करता है, इसको जो है कोशिका का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। अब जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका को पहले किसने देखा था, ये तो मरा हुआ कोशिका देखा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन देखा तो था। और जीवित कोशिका की बात करें तो ये लुवेनहुक का बात नाम आता है जीवित कोशिका को देखने का। ठीक है, तो अब कोशिका का सिद्धांत दिया गया था, कोशिका के बारे में कहा गया था कि यह जो है हमारे जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, हमारा बॉडी का निर्माण जो होता है कोशिका से होता है, तो ये बात किसने बोला था, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो स्लाइडेन एवं स्वान बताइएगा, कोशिका के जनक के बारे में पूछे तो रॉबर्ट हुक बताइएगा, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने दिखा, तो ये लुवेनहुक ने। ठीक है, तो इतना हम लोग का क्वेश्चन कोशिका से बना। अब आगे देखते हैं, अब आता है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ जो है दो तरह से बात आता है, एक आता है मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, और एक बात आता है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे छोटी बड़ी देख रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया की बात करें तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका हुआ। और यदि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होता है। अब ये तो दुनिया की बात होगी, और मानव की बात करें, मानव की सबसे छोटी बड़ी, तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म का। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का कोशिका होता है, यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में ये स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, यही स्पर्म जो है, स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका होता है, स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका होता है मानव में सबसे पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का कोशिका होता है। ठीक है, स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक है, और यदि मानव में सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो ये फीमेल में पाया जाता है, जिसको अंडाणु कहते हैं, मतलब ओवम कहते हैं, इंग्लिश नेम ओवम हो गया। ठीक है, तो ये मानव में सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका हो गया जो पुरुष में पाया जाता है स्पर्म मतलब शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, फीमेल में अंडाणु में ओवम में पाया जाता है। अब एक आती है मानव में सबसे लंबी कोशिका। ठीक है,
देखिए छोटा बड़ा तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये लंबी क्या होती है, ठीक है। तो एक तरह से मानिए ये लंबा क्या होता है, छोटा बड़ा तो हुआ, ये फिर लंबा क्या हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो कुतुब मीनार लंबा है, ठीक है, और लाल किला की बात करें तो यह क्या है, बड़ा है, ठीक है। जिस तरह मोटाई के साथ साथ यदि उसका लंबाई हो तो वो बड़ा होता है, ठीक है। यदि और सिर्फ लंबाई की बात करें तो वो लंबा हो गया, ठीक है। जिस तरह ये पार्ट देखिए, ये क्या हो गया आपका, ये पार्ट बड़ा कहलाएगा, गोल इतना था बड़ा कहलाएगा, लेकिन सिर्फ ये सिंगल हाथ खड़ा कर दिए इतना तो ये क्या कहलाएगा, ये लंबा हो गया, ठीक है। जिस तरह आपको कुतुब मीनार और लाल किला का एग्जांपल दिए। ये मानव में लंबी कोशिका होती है, न्यूरॉन की कोशिका, जो कि हमारे जो है ब्रेन में पाया जाता है। यह न्यूरॉन जो है ब्रेन में पाए जाने वाला कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। अब आती है विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित मतलब होता है जो कोशिका विभाजन नहीं करता है, ठीक है। तो वह भी है न्यूरॉन का कोशिका होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो यह विभाजन नहीं करता है। जिस तरह हमारा हैंड का देखिए, यहाँ का एक कोशिका नष्ट होगा तो यहाँ का बगल साइड का जो कोशिका रहेगा वो क्या करता है, विभाजन करता है। विभाजन करके क्या करेगा कि मरे हुए कोशिका के जगह जो है दूसरा कोशिका जो साइड में है वो क्या करेगा, विभाजन करके मरे हुए सेल के जगह जो है स्थान ले लेगा और उसका क्षतिपूर्ति करेगा। लेकिन ये ब्रेन में जो कोशिका पाया जाता है न्यूरॉन का, इसका जो है विभाजन नहीं होता है। यदि एक बार मर गया तो फिर उसका क्षतिपूर्ति नहीं होगा। इसलिए कहा भी जाता है, पुलिस सब जो बोलते हैं कि हेलमेट लगाने, हेलमेट का यूज करने, ठीक है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, यदि इसमें धीरे से मारे तो कोई बात नहीं, और जोर से मार दिए चमड़ी खून निकला तो उससे भी बड़ा कोई बात नहीं है, और भी जोर से मार दिए तो हड्डी तक लगा कोई बात नहीं। लेकिन पकड़ के हुमच के दे दिए तब क्या होगा कि वो हमारे ब्रेन के अंदर तक पहुंच जाएगा, और वहां जो है यदि वहां कोशिका टूट गया तो न्यूरॉन का कोशिका का क्षतिपूर्ति नहीं होता है। इसलिए जो है हम लोग को पुलिस बोलते हैं कि हेलमेट का यूज करने, ठीक है, ताकि यदि ब्रेन में चोट लग जाए तो बचाया जा सके। नहीं तो वो अंदर तक पहुंच गया तो इसका कोशिका का क्षतिपूर्ति नहीं होता है, फिर से कोशिका का निर्माण वहां नहीं होगा, नहीं दूसरा कोशिका उसका क्षतिपूर्ति करेगा, तो फिर हम लोग का तो क्या कोई उपाय नहीं है कोमा के अलावा। कोमा में भी गए तो गए, न बचे तो बचे, नहीं तो कोई उपाय नहीं, फिर भगवान भरोसे हम लोग हैं। तो वही विभाजन रहित कोशिका के बारे में कहा जाए तो ये न्यूरॉन कोशिका होता है जो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, तेज विभाजन कोशिका। सबसे तेज विभाजन कोशिका किसका होता है, किस कोशिका का सबसे तेज विभाजन होता है? तो लीवर में पाए जाने वाला कोशिका जो है उसका सबसे तेज विभाजन होता है। तो लीवर का कोशिका ऐसा होता है, यदि लीवर को काट भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत कोशिका का जो है विभाजन करके जो है वहां क्षतिपूर्ति को पूरा कर देता है। इसलिए जो है तेज विभाजन, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे तेज विभाजन कोशिका कौन करता है, किसका कोशिका करता है? तो लीवर का कोशिका। या तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जगह का कोशिका जो है अपना क्षतिपूर्ति जो है सबसे तेज करता है, तो ये लीवर का कोशिका, ठीक है। तो ये कोशिका के बारे में आप लोग को ओवरव्यू हो गया, ठीक है। तो इससे ज्यादा और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इतना आपको जो है थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कोशिका के बारे में हो गया। तो आपको इससे पहले भी बताया कि कोशिका से धीरे धीरे करके हमारा बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे आगे अगला वीडियो में कोशिका के अंग के बारे में, कोशिका के पार्ट के बारे में। आखिर ये कोशिका है तो कोशिका का पार्ट का भी नाम होगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली, मतलब जितने भी पार्ट हैं उनके पार्ट के बारे में अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो
क्योंकि कोशिका का चैप्टर जो है सबसे बड़ा चैप्टर है। जूलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर है कोशिका का चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग धीरे उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। टाइप्स पार्ट के दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे, आगे आने वाला वीडियो में। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से कम ये लंबा कोशिका चैप्टर लंबा है, तो इसलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आप टेंशन मुक्त रहिए, हमारे साथ जुड़िए, बनिए और सभी छात्रों तक जो है हमारे चैनल को पहुंचाइए ताकि सभी को मदद मिल सके। थैंक यू।